आज देश भर में नागपंचमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। उज्जैन से लेकर प्रयागराज तक नाग देवता को समर्पित मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। नाग देवता को दूध, फल और फूलों से अभिषेक कर मंगल कामना की जा रही है। नागपंचमी पर 500 साल बाद 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जो विशेष पुण्य फलदायी साबित होंगे। इन दुर्लभ योगों में कैसे हो नाग देवता का पूजन और क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन में नागपंचमी का उल्लास शुरू हो गया है। गुरुवार रात 12 बजे मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोल दिए गए। पूजा अर्चना के बाद भक्तों के लिए दर्शन खोल दिए गए। दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ रात से ही। महाकाल लोक में भक्तों ने भारी भीड़ में लगकर कतारबद्ध तरीके से भगवान के दर्शन किए। हजारों श्रद्धालु नागेश्वर के दर्शन करने के लिए उमड़े। उज्जैन ही नहीं, प्रयागराज और अयोध्या में भी ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी ही रौनक देखने को मिली। प्रयागराज में नाग देवता की पूजा के लिए सुबह से लोग पहुंच रहे हैं और दूध से नाग देवता का लगातार अभिषेक कर रहे हैं। और अब सबसे पहले आपको उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर लिए चलते हैं। ये मंदिर उज्जैन में महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पे मौजूद है। मान्यता के मुताबिक इस मंदिर में नागराज तक्षक विराजमान है। ये मंदिर हर साल सिर्फ नागपंचमी के उत्सव पे 24 घंटे के लिए ही खोला जाता है। भगवान भोलेनाथ के प्रिय नाग को समर्पित एक ऐसा मंदिर जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। एक ऐसा मंदिर जिसके कपाट भक्तों के दर्शन पूजन के लिए सिर्फ 24 घंटे के लिए खोले जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ नाग देवता के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। नागपंचमी के त्योहार पर आज वही शुभ दिन है जब भगवान भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में महाकाल के शीर्ष पर मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। गुरुवार रात 12 बजे महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोले गए और उसके बाद महानिवारणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने भगवान नागचंद्रेश्वर का सबसे पहले पूजन किया। तो ज्ञात है कि प्रतिवर्ष भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन की जो परंपरा है, नागपंचमी के पावन पर्व पर 24 घंटे के लिए पट खोले जाते हैं और सभी श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर का दर्शन करते हैं। और जो परंपरा रही है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की गादीपति जो भी महंत होते हैं उनके द्वारा पट खोले जाते हैं और षोडशोपचार पंचोपचार भगवान का पूजन किया जाता है। त्रिकाल पूजन की जो परंपरा है उसके अनुसार पूजन विधि निभाई गई है और अब सभी भक्त श्रद्धालु जो भी आए हुए हैं सब विधिवत दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रात 12 बजे से दर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। महाकाल लोक में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साल में एक बार खुलता है 24 घंटे के लिए। मैं सबसे गुजारिश करूंगी सब आप आए दर्शन करें, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आप कहीं पे भी किसी और मंदिर में फील शायद ही कर पाओगे जो यहाँ का एक्सपीरियंस है। भक्तों को नागचंद्रेश्वर देवता के दर्शन पूजन में किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। भक्तों के लिए पानी, शौचालय का तो इंतजाम है ही, सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। आज लगभग 12:15 बजे से दर्शन प्रारंभ करवा दिया गया है। तर्कराज पार्किंग से लेकर के यहाँ पर एंट्री करवाई जा रही है और लगभग 25 से 30 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो है लाइनों में आ चुके हैं और दर्शन कर रहे हैं। मिशन है कि 8 से 10 लाख लोग दर्शन करेंगे। इसमें सभी के लिए व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास है कि 1 से सवा घंटे से ज़्यादा वेटिंग टाइम किसी के लिए भी ना रहे। सुगम दर्शन 12 बजे के बाद से चालू करा दिए गए थे। दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। 1800 से ज़्यादा आदमी सभी जगह पे लगे हुए हैं और पूरा जो रूट है वो सीसीटीवी के माध्यम से कवर किया गया है।
नाग पंचमी पर नागों को पूजने की परंपरा हिंदू धर्म में सदियों से रही है और इसी दिन उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर का महत्व काफी बढ़ जाता है। भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की है। कहते हैं कि ये मूर्ति नेपाल से लाई गई थी। पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें नागशेषा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जगह भगवान शिव और मां पार्वती विराजमान है। आज रात 12 बजे तक महाकाल लोक का नजारा चमक दमक से भरपूर रहने वाला है। 12 बजे के बाद मंदिर के कपाट अगले साल नाग पंचमी तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस 24 घंटे के दौरान देश भर से 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन पूजन करेंगे। उज्जैन से संदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पौराणिक मान्यता यह है कि नागराज तक्षक स्वयं इस मंदिर में मौजूद है, इसीलिए नागपंचमी के दिन खास तौर से इस प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ पड़ते हैं। सवाल उठता है कि आखिर क्यों नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोले जाते हैं? आखिर क्या है इसके पीछे की मान्यता और कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मंदिरों का शहर उज्जैन, जहां कमोबेश हर गली में मंदिरों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई है। यहाँ ऐसे ही एक मंदिर की आभा देश दुनिया तक फैली है, नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकाल मंदिर के शिखर पर बने इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके कपाट साल में सिर्फ एक ही बार यानी नाग पंचमी के दिन खुलते हैं। नाग पंचमी जो हमारे शास्त्र में तिथि है, एकम से लेकर पूर्णिमा तक, उसमें पंचमी तिथि के देवता नाग हैं, इसलिए इसको नाग पंचमी कहा जाता है। श्रावण मास में कुछ लोग नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में मनाते हैं और बहुतायत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य प्रदेश में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के पावन पर्व पर नागों को पूजने की परंपरा सदियों पुरानी है, इसलिए इस दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर का महत्व काफी बढ़ जाता है, जिसे साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। दरअसल इस मंदिर को साल में एक बार खोले जाने को लेकर एक पौराणिक कथा बताई जाती है, जिसके अनुसार सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव को खुश करने के लिए घोर तपस्या की थी। सांपों के राजा तक्षक की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, मगर इस वरदान को पाने के बावजूद सांपों के राजा तक्षक खुश नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वो हमेशा उनके सानिध्य में ही रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल वन में ही रहने दिया जाए। भोलेनाथ ने उन्हें महाकाल वन में रहने की अनुमति देते हुए आशीर्वाद भी दिया कि उन्हें एकांत में विघ्न ना हो। इस वजह से ही साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर को खोला जाता है। एक दिन की पूजा से साल भर के पुण्य कमाने की इच्छा किस इंसान की नहीं होगी। इसी लालसा में भक्त केवल उज्जैन से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। मंदिर में सालों से महानिर्वाणी अखाड़े मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा निभाते रहे हैं, जिसके तहत शैव मत के साधु नारियल बांधकर पूजन विधि संपन्न करते हैं और नागचंद्रेश्वर भगवान के जय घोष के साथ मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोले जाते हैं। मंदिर के अंदर स्थापित भगवान नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। कहते हैं कि इस मूर्ति को नेपाल से लाया गया था। यही नहीं, पूरे विश्व में यही एक मंदिर है जिसमें नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। श्री नागचंद्रेश्वर का दुर्लभ रूप श्री महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थापित है, जिसे नागराज तक्षक का निवास कहते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में नागचंद्रेश्वर के दर्शन के बाद ही व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खोलने के साथ ही त्रिकाल पूजा का भी विधान है। त्रिकाल यानी 3 अलग अलग समय की जाने वाली पूजा अर्चना, जिसमें पहली पूजा मध्य रात्रि 12 बजे पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा की जाती है। दूसरी पूजा नाग पंचमी के दिन
दोपहर 12 बजे शासन की ओर से अधिकारियों द्वारा की जाती है। वहीं तीसरी पूजा शाम 7:30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से महाकाल मंदिर के पुरोहित पुजारी करेंगे, जिसके बाद रात 12 बजे आरती के पश्चात मंदिर के पट फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं की माने तो इस अति प्राचीन मंदिर में दिव्य शक्ति का वास है। साल भर भक्तों को महादेव के इस दुर्लभ रूप के दर्शनों का इंतजार रहता है। इसलिए पट खुलने के कई घंटों पहले से ही श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या श्रद्धा के फूल लेकर नाग चंद्रेश्वर को अर्पित करने पहुंचती है। सभी की यही मनोकामना कि नागराज पर विराजे शिव शंभू की एक झलक मिल जाए और उनका जीवन धन्य हो जाए। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं प्रयागराज, जहां नागों के राजा का एक अनोखा नाग वासुकी मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन पूजन से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। आज नाग पंचमी के मौके पे इस मंदिर में खूब चहल पहल दिखी। बड़ी संख्या में भक्त नाग देवता की पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं। यहाँ श्रावण मास में शिवालयों की तरह नाग वासुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाअभिषेक और काल सर्प दोष की शांति का अनुष्ठान चलता है। दारागंज इलाके में गंगा किनारे नागों के राजा नाग वासुकी का मंदिर है। इस मंदिर में नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु हजारों की संख्या में दर्शन पूजन को आते हैं। सावन की नाग पंचमी में हजारों श्रद्धालु नाग देवता को दूध, जल, फूल अर्पित कर रहे हैं और सुख शांति की कामना कर रहे हैं। इलाहाबाद का सबसे प्राचीन पुराना मंदिर है। इस दिन यहाँ पे आके दर्शन करने से नाग सर्प दोष दूर होता है। तो मैं तो यही कहूंगी सबको आके यहाँ दर्शन जरूर करना चाहिए, जो कि लाइन देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना प्रसिद्ध मंदिर है। श्रद्धा से आइए, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। देवता का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ साल में एक बार जरूर लोग आते हैं, दूर दूर से जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए। हमारी आस्था थी यहाँ नागवासी, साल में एक बार इस दिन बहुत महत्व होता है। लोग हर जगह नाग होते हैं, लेकिन इस मंदिर पे जरूर आते हैं। यहाँ पे सब लोग को जिसको वो होता है वो आके यहाँ आज के दिन ही पूजा करवाते हैं। ये भगवान वासुकी जी का जो है वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष ये जो है नाग पंचमी का पर्व जो है के दिन जो है जितने समस्त श्रद्धालु हैं नर नारी जो आते हैं भगवान वासुकी को गुड़ प्रसाद जो अर्पण करते हैं, अपने मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान वासुकी का मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और आज नाग पंचमी है। प्रयागराज के इस नागवासुकी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर भगवान नागवासुकी के दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। और प्रयागराज का ये एक अनोखा मंदिर है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है और यहाँ पर नाग देवता की मूर्ति यहाँ पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नागवासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। वहीं समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह आराम किया था। इसी वजह से इसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। और खास बात यह है कि जो भी यहाँ पर काल सर्प दोष से पीड़ित होते हैं उनकी भी यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा होती है और उनका निवारण होता है। तो प्रयागराज में नागवासुकी मंदिर में आज यहाँ भगवान नागवासुकी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पंकज से प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। तो नाग पंचमी पर 500 साल के बाद 5 दुर्लभ योग बन रहे हैं जो विशेष पुण्य फलदायी साबित होंगे। इन दुर्लभ योगों में कैसे हो नाग देवता का पूजन और क्या है पूजन की विधि और शुभ मुहूर्त, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज सावन मास की पंचमी तिथि है, इसीलिए आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
आज के दिन भगवान शिव के गण माने जाने वाले नाग देवता की पूजा का विधान है। इस बार नाग पंचमी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस बार 5 शुभ संयोगों के साथ नाग पंचमी का पर्व आया है। 500 साल बाद 5 संयोग, शुक्रवार और बुधवार मिलाकर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शनि अपनी राशि कुंभ में गोचर करते हुए शश योग बना रहा है। चंद्रमा राहु के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं। शुभ और सिद्धि योग भी बन रहा है। इन दुर्लभ संयोगों में पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी और जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्ण के साथ साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की शाय की शोभा नारायण शेष बढ़ाते हैं। भगवान शिव के अलंकरण में वासुकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए जो कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है उसको सर्पिणी कहा जाता है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है, जो हर महीने में उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी नागों को धारण किया है। नाग पंचमी का पर्व विशेष रूप से पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णित है। नाग पंचमी का महत्व। नागों की पूजा से विषैले सर्पों से बचाव होता है, जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। भविष्य पुराण के अनुसार पंचमी तिथि नागों को अनंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। आज जो नागों को दूध से स्नान कराता है, उनके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिय, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, ककोटक तथा धनंजय से ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं और उनके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। यदि सुबह शाम भगवान स्मरण के साथ अनंत और वासुकी आदि पवित्र नागों का नाम स्मरण भी किया जाता है तो सर्वत्र विजय होती है। ज्योतिषी मान्यता के अनुसार नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा की भी प्राप्ति होती है। पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, वो भी जान लीजिए। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 1 बजे तक। प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:33 से रात 8:20 तक। आज के दिन कई लोग घर में गोबर से नाग देवता बनाकर पूजा करते हैं, तो कई लोग चूने या चौक से घर की दीवारों पर नाग देवता की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। आज पूजन का क्या है विधान आपको बताते हैं। नाग पंचमी पर कैसे करें पूजा। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के द्वार के दोनों तरफ गोबर के नाग बनाएं। पूजा स्थल में एक सर्प की प्रतिमा या चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। दूध, दही, दूर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन करें। अब नाग देवता की आरती करें और वहीं बैठकर नाग पंचमी की कथा पढ़ें। इसके बाद नाग देवता से घर में सुख, शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन रुद्राभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज जो 5 संयोग 500 साल के बाद बन रहे हैं, उनमें शिव के पूजन से भक्तों के बिगड़े काम बनेंगे और हर मनोकामना पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
नागपंचमी के बाद अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। देश की राजधानी दिल्ली में जहां 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं, वहीं हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लाल किले पे स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस साल देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लिहाजा 15 अगस्त से पहले दिल्ली के सभी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की नजर हर जगह पे है। जगह जगह सिक्योरिटी पॉइंट्स पे जवानों की तैनाती हो गई है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, वहीं ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस हर कोने पे सुरक्षा का खास ध्यान रख रही है। वहीं 15 अगस्त पे कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आज सुबह 21 तोपों की सलामी की तैयारी की गई। जब एक साथ 21 तोपों से गोले दागे गए तो माहौल देखने लायक था। ये लगातार दूसरी बार है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वदेशी तोपों से सलामी दी जाएगी। ये लगातार दूसरी बार होगा जब लाल किले की प्राचीर स्वदेशी तोपों की धमक से गूंज उठेगी। 15 अगस्त को एक बार फिर स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन की ताकत दुनिया देखेगी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हमेशा की तरह 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और भारतीय सेना ने इस खास अवसर के लिए तैयारी तेज कर दी है। इन स्वदेशी तोपों ने ब्रिटिश पाउंडर तोपों की जगह ली है। ये पहली स्वदेशी तोप है जिसकी रेंज 17 से 20 किलोमीटर है और ये प्रति मिनट 6 राउंड फायर कर सकती है। 105 mm लाइट फील्ड गन भारतीय फील्ड गन का सबसे बेहतर संस्करण है। ये तोप -27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री तापमान तक काम करने में सक्षम है। 15 अगस्त पर जब लाल किले से भारत का तिरंगा फहराया जाएगा और राष्ट्रगान होगा, तब आत्मनिर्भर भारत की एक और तस्वीर साझा होगी 105 mm लाइट फील्ड गन्स के साथ। जी हाँ, ये गन्स आत्मनिर्भर होते भारत का एक प्रतीक है और 21 तोपों की सलामी के लिए इस बार इन गन्स को चुना गया है। सेरेमोनियल बैटरी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और लगातार अभ्यास भी किया जा रहा है। तो जब आप इस स्वतंत्रता दिवस पर इन तोपों की गर्जना को सुनेंगे तो आप और ज्यादा गौरवान्वित होंगे, क्योंकि ये है आत्मनिर्भरता की गर्जन। 21 तोपों की सलामी सर्वोच्च सम्मान है। इस बार 15 अगस्त को 8 लाइट फील्ड गन 52 सेकंड में 21 शॉट फायर करेंगी। इस दौरान राष्ट्रगान बजाया जाएगा और प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। खास दिन के लिए भारतीय सेना अभी से जुट गई है। लाल किले में इस ड्रिल के लिए लगातार अभ्यास किया जा रहा है। वहीं 15 अगस्त के खास मौके के लिए पूरे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लाल किले के आसपास चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की मदद से नजर रखी जा रही है। ये देखिए, डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, बम स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। लाल किले के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनमें एआई इनेबल्ड है। साथ ही साथ उसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, यानी कोई भी अगर संदिग्ध चेहरा सीसीटीवी के सामने से निकलेगा तो कंट्रोल रूम में जो शख्स बैठा होगा, जो जवान बैठा होगा, वो फौरन पुलिस टीम को सूचित करेगा और उसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर दिल्ली पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी, तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक कोने की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त से पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और स्थानीय लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वे ड्रोन न उड़ाएं, क्योंकि लाल किले के आसपास अभी ड्रोन उड़ाना मना है और ऐसा करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाल किले के आसपास के इलाके पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, महिला पुलिसकर्मी भी इनमें शामिल हैं। ये एक एक फ्रेम पर, चाहे वो लाल किले के अंदर के शॉट्स हों, लाल किले के आसपास के शॉट्स हों, या फिर वो रूट जिधर से वीवीआईपीज को लाल किले तक आना है, उन सभी रूट्स पर
1000 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि लाल किले के अंदर 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये सीसीटीवी कैमरे इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनेबल्ड है। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इनमें लगा हुआ है कि अगर कोई संदिग्ध इन कैमरों के सामने से अगर गुजरेगा तो यहाँ पर जो तमाम दिल्ली पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, ये तुरंत जो एरिया होगा वहां पर मौजूद पुलिस टीम को सतर्क करेगी, संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा। चांदनी चौक का इलाका हो, पीछे रिंग रोड का इलाका हो, लाल किले का इलाका हो, तो हर जगह आसपास के तमाम इलाकों पर पूरी तरीके से पैनी नजर दिल्ली पुलिस की बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई चूक न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस समेत आला अधिकारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में जुट गए हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोदी सरकार देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्रोन दीदी नाम का अभियान चला रही है। इस अभियान को सफल बनाने में हमारी आधी आबादी की अहम भूमिका है। हमें इसी आधी आबादी की अगुवाई करने वाली महिलाओं को बड़ा सम्मान मिला है। ये ड्रोन दीदी अब दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होंगी। ये अमेठी की ड्रोन दीदी हैं। सरकार से मिले इसी ड्रोन की बदौलत वो कामयाबी की नई गाथा लिख रही हैं। अब उनकी यही धमक ऐतिहासिक लाल किले पर भी नजर आएगी, जहां से वो देश की महिलाओं के लिए भी एक मिसाल कायम करेंगी। दरअसल देश भर से 75 ड्रोन दीदी को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से तिरंगा झंडा फहराएंगे तो वहां ये आधी आबादी की अगुवाई करने वाली महिलाएं भी नजर आएंगी। इसमें अमेठी से ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर अंजना यादव का नाम भी शामिल है। लिहाजा उनके परिवार समेत पूरे इलाके में खुशी की लहर है। फोन आया है मुझे कि आपको दिल्ली जाना है, आप तैयार रहिए, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दिल्ली जाने के लिए बुलावा आया है। मुझे सर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने लोगों में मुझे चुना गया अमेठी से अकेले, और मुझे जाने का मौका मिला, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ वहाँ जाने के लिए। स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली अंजना यादव यहाँ के गयास ससुर गांव की रहने वाली है। वो न सिर्फ इस ड्रोन को उड़ाकर आमदनी कर रही हैं, बल्कि इलाके की दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। अंजना यादव किसानों की मदद के लिए ड्रोन से खेतों में दवा का छिड़काव भी करती हैं। बहुत फायदा है सर, नाम मिला, पहचान मिली, और सब लोग जानने लगे हैं मुझे ड्रोन दीदी के नाम से, और इनकम भी हो रही है। जाहिर है देश की महिलाओं की यही सोच न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी सबसे अहम कड़ी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात ओलंपिक की कर लेते हैं। कल की शाम भारत के लिए शानदार रही। कल शाम पहले टीम हॉकी ने भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला, तो देर रात नीरज चोपड़ा भी छा गए। नीरज चोपड़ा ने भारत के खाते में एक और सिल्वर मेडल जोड़ दिया है। हालांकि नीरज गोल्ड से चूक गए, लेकिन दूसरे स्थान पर आकर भी उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। कल के 2 मेडल्स के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या अब 5 हो गई है। नीरज के सिल्वर, हॉकी में ब्रॉन्ज का जश्न पूरा इंडिया धूमधाम से मना रहा है। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट के मामले में आज पेरिस में सुनवाई होगी। विनेश ने वजन मामले में अयोग्य करार दिए जाने के बाद ये याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। इस पूरे ही मामले में मशहूर वकील हरीश साल्वे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि दोपहर 1:30 बजे तक फैसला आ सकता है। इसी बीच हॉकी इंडिया ने भी देश को झूमने का मौका दिया है। लगातार दूसरे ओलंपिक में हॉकी इंडिया ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रही है। जेवलिन थ्रो की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीत के देश का दिल जीत लिया। ओलंपिक के मैदान पे देर रात चला मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पेरिस ओलंपिक में ये भारत का 5वां पदक है। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और इस बार ओलंपिक में सिल्वर जीत के नीरज चोपड़ा ने नया इतिहास रच दिया है। नीरज लगातार 2 ओलंपिक इवेंट्स में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज का दूसरा थ्रो 89.45 मीटर का था। वहीं नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा थ्रो 92.97 मीटर का लगाया। इस जीत के साथ अरशद नदीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए पाकिस्तान के 40 साल लंबे इंतजार को खत्म किया। इस ओलंपिक में खिलाड़ियों का नया टारगेट
उन्हें दिया गया है। इस मैच में भले ही भारत गोल्ड से चूका हो, लेकिन सपना बरकरार है। अगले ओलंपिक में गोल्ड हिंदुस्तान का ही होगा। ये पल खास है। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का लम्हा है। पेरिस से आई गुड न्यूज। देश को नीरज ने दिलाया सिल्वर मेडल। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया है। हालांकि गोल्ड से चूकने की टीस है, लेकिन सिल्वर जीतना भी बड़ी उपलब्धि है। नीरज ने सही मायनों में इतिहास रचा है। पहले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और अब पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल। नीरज एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। नहीं, अब तो बड़े खुश हैं जी। सिल्वर आ रहा है, गोल्ड भी मैं भी बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, जो सा गोल्ड आ रहा है, हम तो सब उसी में खुश है। नीरज चोपड़ा did all us proud and we were very happy. We all are very happy. We all are very proud for him. नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। ये इस सीजन में नीरज का सबसे बेस्ट थ्रो रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। अरशद नदीम ने अपने दूसरे थ्रो में 92.97 मीटर जेवलिन फेंककर ओलंपिक का नया रिकॉर्ड भी बनाया। देखिए, कल एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज देश के हाथ लगी हैं। चैनल का नाम भी गुड न्यूज है, तो हमने सोचा आपको भी गुड न्यूज दे देते हैं। एक तो नीरज चोपड़ा की सिल्वर की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हॉकी की टीम इंडिया ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। पूरा देश खुश है, क्योंकि देशवासियों की करोड़ों दुआएं जो हैं वो इस टीम के साथ लगी हुई थी। उसी के बारे में आपको बताते हैं जी। और हमारे हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश ने इसी जीत के साथ संन्यास लेने का भी अनाउंसमेंट कर दिया। वैसे तो पूरे देशवासी इस खबर से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन इस बात से बेहद खुशी है कि ब्रॉन्ज एक बार फिर भारत के पलड़े में आया है। पिछली बार भी टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने ही ब्रॉन्ज जीता था और इस बार भी भारत ही ब्रॉन्ज लेकर लौटा है। हमारे संवाददाता राहुल रावत ने श्रीजेश से खास बातचीत की। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस दीवार के सामने हम खड़े हैं वो उस दीवार के सामने कुछ नहीं है जिनके साथ मैं खड़ा हूं। PR श्रीजेश, जिन्होंने सालों से एक चट्टान बनकर इंडियन गोल पोस्ट को डिफेंड किया। श्री, आखिरी मैच आपका थोड़ा इमोशनल हुए होंगे। वो आखिरी 90 सेकंड, जब वो ऐसा लग रहा था कि फायरिंग हो रही थी वहां से, स्पेन के जो फॉरवर्ड्स थे, पूरी टीम थी, एक के बाद एक पेनल्टी कॉर्नर्स मिल रहे थे वहां से, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? वो आखिरी 90 सेकंड देखा, वो 90 सेकंड ऐसा नहीं था कि इमोशन को अपना सिर में बढ़ने के लिए टाइम नहीं देना है। आपको प्रेजेंस में रहना है, आपको करना है कि क्या नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। तो मैंने वही सोचा है, वही किया है। तो एज ए गोलकीपर मेरा बेसिक यही था कि मुझे सिर्फ बॉल बचाना है एंड जस्ट प्ले माय गेम, क्योंकि ऐसे गोलकीपर जब तक आप बॉल नहीं रोकोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं। तो मेरे हिसाब से दैट्स व्हाट आई डन। गोल पोस्ट ने जाते हुए कुछ कहा आपको? सिर्फ इतना पूछे कब मिलोगे? आपका जवाब? पता नहीं। मिलेंगे आप? ये भी पता नहीं। जी, कैसे देखा है आपने हॉकी को? बड़ा बदलते हुए देखा है। 2008 में मुझे याद है बीजिंग ओलंपिक्स के लिए इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लंदन जाते हैं आप 12वां फिनिश करते हैं, आखिरी पोजीशन आपको मिलती है। उसके बाद 2 बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल। कैसे बदलते हुए देखा है? देखा, मैंने इस चीज का जवाब पहले से देख चुका है कि हम ये सोच के जा रहे हैं अभी ओलंपिक नहीं बनना है, ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है। तो वो चेंज हो गया हमारा सोच का। ये कॉन्फिडेंस आ गया हमारा टीम को, क्योंकि सबको लगता है ओलंपियन कि कोई भी बन सकता है। भाई ओलंपिक मेडलिस्ट का हार्ड वर्क ही बन सकता है, स्पेशल बन सकता है। तो मेरे हिसाब से जितना हार्ड वर्क हम लोगों ने किया है, जो टीम ने आपस में पुश किया है, उसके वजह से आज ये मेडल मिला है। अच्छा लगता है? 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड, ओलंपिक मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडल हैं 2। अच्छा लगता है सुनने में? अब आपको कोई ओलंपियन नहीं, पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ता था, ये एक ओलंपियन है, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PR श्रीजेश। देख, मेरे हिसाब से श्रीजेश PR, गोलकीपर, इंडियन हॉकी टीम, बस यही काफ़ी था। क्योंकि मैं ये भी नहीं सोचा था कि ओलंपिक्स खेल पाएगा, बट जब तक ओलंपिक्स खेला है बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। बट ये सब चीज़ में जितना मेडल है वो एक क्या बताऊँ, इट्स एडेड फेदर टू माय जर्नी।
जैसे दिलीप तिर्की साहब हैं, उन्होंने कहा है कि श्रीजेश जो है इज गॉड ऑफ हॉकी। उन्होंने कहा है कि आप भगवान है हॉकी के। मेरा ये कहना है कि गॉड तो रिटायर होते नहीं है, तो आप क्यों हो रहे हैं रिटायर? सब कुछ के लिए उसका एक टाइम होता है, तो मेरे हिसाब से दिस इज द टाइम, राइट टाइम टू से गुड बाय। श्रीजेश, पता नहीं आप हॉकी को मिस करेंगे या नहीं करेंगे, हम आपको बहुत मिस करेंगे। इंडियन हॉकी आपको बहुत मिस करेगी, वर्ल्ड हॉकी आपको बहुत मिस करेगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेनी कांग्रेचुलेशन श्रीजेश। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार, डालते हैं नजर आज के विचार पर। महात्मा गांधी ने कहा है कि केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर पड़ती हैं। उम्मीद करते खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको पूरी जानकारियां पेट भर मिलेंगी। चलिए मुलाकात होगी आप सभी के साथ सोमवार को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए।